लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हुई थी विद प्रैक्टिस ऑन डिसीजन मेकिंग एरिया और फिर हमने ब्रेक इवन एनालिसिस या सीवीपी एनालिसिस पे बात शुरू की थी। ब्रेक इवन का मतलब क्या है, सीवीपी एनालिसिस से क्या मुराद है और अजम्पशन जो मार्जिनल कॉस्टिंग की थी हमने बात की थी सीवीपी एनालिसिस में भी वही अजम्पशन प्रिवेल करती हैं। उन अजम्पशन को हमने रिकैप लिया था और ये कुछ बेसिक्स इक्वेशन भी हमने रिकॉल की थी कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। ये भी इक्वेशन हमें मार्जिनल कॉस्टिंग टूल ने ही हमें प्रोवाइड की थी और आखिर में हमने फिर समराइज कर लिया था कि लेकिन अगर ब्रेक इवन होगा तो ब्रेक इवन पे जब प्रॉफिट जीरो होगा तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। ये कुछ रिलेशनशिप्स एंड इक्वेशन बेसिक जो हमने देखी थी। तो कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं सीवीपी एनालिसिस के। इनको इंडिविजुअली हमने क्या गो थ्रू करना, ये 6-7 फार्मूला जो हैं इनको वन बाय वन हम एक इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं और उसके साथ हर फार्मूला को हम डिस्कस करते जाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो बेटा हमने ध्यान में रखनी है कि अक्सर स्टूडेंट की एक आदत होती है कि दे टर्न टू लर्न थिंग्स बाय रोड। अच्छा, फार्मूला आ गया, रटा लगा लो इसको, एग्जाम में आएगा तो भाई इसको कॉपी पेस्ट करके अप्लाई कर देंगे। लेकिन एग्जाम में बाज़ का फार्मूला की एप्लीकेशन इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल नहीं होती। क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स ऐसी ट्विस्टेड होती हैं कि अगर आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग फार्मूलाज की नहीं है तो आप उन फार्मूलाज को अगर याद भी है तो उनको इस्तेमाल नहीं कर पाते। सो हमने मे बी रोड लर्निंग हमें चाहिए थोड़ी सी सपोर्ट करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए फार्मूला, बट विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉजिक एंड द रैशनल ये आपकी रोड लर्निंग जो है बेकार हो जाएगी, आपको हेल्प नहीं करेगी। सो आई विल ट्राई कि मैं आपको फार्मूलाज की जब डिस्कशन करूँ साथ साथ इनका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी देता जाऊँ और आपको उसी तरह याद रखने की जरूरत है। अच्छा, हम इसके लिए एक बड़ा बेसिक सा डाटा देख लेते हैं, फिर भी इंडिविजुअल फार्मूलाज को हम डिस्कस करेंगे। इलस्ट्रेशन 1 में हमें एक डाटा अवेलेबल है, पेज 381 है जी हमारे पास, पेज 381 इलस्ट्रेशन 1। बड़ा बेसिक सा डाटा जी है, रिक्वायरमेंट इसकी हर फार्मूला के लिए साथ साथ हम पढ़ते जाएंगे। द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू द प्रोडक्ट जी ऑफ अल्फा। सेलिंग प्राइस 50 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 40 पर यूनिट एंड एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट 100,000। बेसिक सा डाटा है। कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन। ब्रेक इवन करने के लिए कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। अच्छा जी, इसके लिए लॉजिक यहीं से हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ब्रेक इवन करने के लिए कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, इसका पहला सवाल है ब्रेक इवन यूनिट्स के लिए हमें कितना कंट्रीब्यूशन कमाना है। ब्रेक इवन पॉइंट वो है जहां पे प्रॉफिट इज इक्वल टू जीरो, प्रॉफिट इज इक्वल टू जीरो, और जब प्रॉफिट जीरो हो तो वहां पे हमें कितना कंट्रीब्यूशन कमाना पड़ेगा, इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। ठीक है जी, तो इसका मतलब उससे पूछा जी ब्रेक इवन करने के लिए कितने यूनिट्स बेचने हैं, तो हमने कहा जी ब्रेक इवन करने के लिए उतने यूनिट्स बेचने हैं जितने हमें फिक्स कॉस्ट के बराबर कंट्रीब्यूशन कमाने के लिए बेचने हैं। ऐसा ही है, फिक्स कॉस्ट के बराबर कंट्रीब्यूशन कमाने के लिए जितने यूनिट बेचने हैं तो वो ही हमारा ब्रेक इवन सेल्स पॉइंट होगा। और वो जब आपको पता लग गया कि भाई हमने इतना कंट्रीब्यूशन कमाना है और मैं आपसे पूछूं इतना कंट्रीब्यूशन कमाने के लिए कितने यूनिट्स बेचना चाहोगे, तो मामला बड़ा आसान सा नहीं हो गया। ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, एक यूनिट से कितना कंट्रीब्यूशन कमाते हो, इतने यूनिट्स के लिए कितना कंट्रीब्यूशन कमाओगे। तो बेसिक फार्मूला हमारा जो आता है ब्रेक इवन यूनिट्स के लिए, अगर मैं आपसे शेयर करूं ब्रेक इवन यूनिट्स के लिए जो हमारा बेसिक फार्मूला आएगा, इलस्ट्रेशन 1 के रेफरेंस से हम बात कर रहे हैं, दैट विल बी रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एग्रीड, यही फार्मूला बन रहा है ना। हाँ, ये अलहदा बात है कि ब्रेक इवन करने के लिए रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, तो इसलिए आपको जो किताब में फार्मूला लिखा नजर आएगा वो फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। बट यहां पे फिक्स कॉस्ट क्यों लिखा गया है, क्योंकि ब्रेक इवन करने के लिए हमें इतना कंट्रीब्यूशन कमाना है। यहां पे फिक्स कॉस्ट का मतलब फिक्स कॉस्ट नहीं है, यहां पे फिक्स कॉस्ट का मतलब है टारगेट कंट्रीब्यूशन टू ब्रेक इवन। तो जनाब इस फार्मूले के तहत अगर हम आगे चलते हैं तो हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्वेश्चन में कैलकुलेट करना, इट इज वेरी सिंपल, प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इट इज ₹10। सो अकॉर्डिंगली हमारा जो ब्रेक इवन यूनिट्स यहां से आएंगे दैट विल बी 100,000 रुपीज ओवर ₹10, इट इज 10,000 यूनिट्स। सो फार्मूला हमने ये याद रखा हुआ है, बट मतलब हमें पता होना चाहिए
इस फॉर्मूला में जो फिक्स कॉस्ट आ रही है, ये फिक्स कॉस्ट क्या शो कर रही है? ये फिक्स कॉस्ट शो कर रही है कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड टू ब्रेक इवन। एग्रीड? फिक्स कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड टू ब्रेक इवन। 50 माइनस 40, बिल्कुल जी। हमने इलस्ट्रेशन 1 का पार्ट ए डील किया, ब्रेक इवन यूनिट्स। पार्ट बी, इलस्ट्रेशन 1 पार्ट बी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न एनुअल प्रॉफिट ऑफ 80,000। अब 80,000 का मुनाफा कमाना है, तो भाई मार्जिनल कॉस्टिंग पर चल रहे हो, 80,000 का मुनाफा कमाना है तो कितना कंट्रीब्यूशन कमाना पड़ेगा? फिक्स कॉस्ट के कंट्रीब्यूशन पे तो प्रॉफिट जीरो है, इसके ऊपर जितना कंट्रीब्यूशन कमाते जाओगे प्रॉफिट में ऐड होता जाएगा। ऐसा ही है, तो आपका फार्मूला यही रहेगा, रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। लेकिन अगर आपने 80,000 का मुनाफा कमाना है तो रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन आपका क्या होगा? सेल्स टू अर्न टारगेट प्रॉफिट। इस केस में आपका टारगेट रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन होगा फिक्स कॉस्ट प्लस 80 था प्लस टारगेट प्रॉफिट। यह आपका दूसरा फॉर्मूला आ गया, ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। लाइक हमारी केस में फिक्स कॉस्ट 100,000 है और हमसे कहा जा रहा है 80,000 मुनाफा भी कमाना है। अगर हमने 80,000 मुनाफा भी कमाना है तो इसका मतलब हमें 1,80,000 कंट्रीब्यूशन कमाना पड़ेगा, क्योंकि मुनाफा प्रॉफिट क्या होता है? टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। यही फॉर्मूला है ना, टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। तो टोटल कंट्रीब्यूशन 1,80,000 कमाओगे, इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो ही 80,000 का मुनाफा बचेगा। तो बेसिकली ये फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट जो लिखा जाता है, ये हमारा रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन है। जब ब्रेक इवन करना है तो रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर है। जब आपने कुछ मुनाफा कमाने के लिए एनालिसिस करना है तो फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट, ये आपका रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन है। सो पुटिंग इन द वैल्यूज, ये रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम पहले निकाल चुके हैं, 10 रुपए है, 18,000 यूनिट्स। तो ब्रेक इवन यूनिट्स डिटरमिन करना, पहला फार्मूला, फार्मूला नंबर 1, यूनिट्स टू अर्न टारगेट प्रॉफिट। दूसरा फार्मूला, ये हमने पार्ट बी के लिए ये कैलकुलेशन परफॉर्म की। पार्ट सी, इफ अल्फा लिमिटेड बजट इज टू सेल 15,000 यूनिट्स इन द कमिंग ईयर, कैलकुलेट इट्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मैं इसको आगे एब्रीवेट MOS से कर दिया करूंगा कभी जरूरत पड़ी तो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बेसिक कैलकुलेशन है बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में भी कैलकुलेट किया जा सकता है। बजटेड सेल्स उसने रिक्वायरमेंट में बताया हुआ पार्ट सी में कितनी है? 15,000। ब्रेक इवन सेल्स हमने पार्ट ए में कैलकुलेट की 10,000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 5,000 यूनिट्स। बजटेड सेल्स 15,000, ब्रेक इवन सेल 10,000, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 5,000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या बता रहा है? बजटेड सेल्स क्या होती है हमारी? टारगेट सेल्स। बजटेड सेल्स से मुराद होता है टारगेट सेल्स, हम अगले आने वाले साल में कितने यूनिट बेचना चाहते हैं। ठीक है, तो बजटेड सेल्स है हमारे पास हमारी टारगेट सेल्स के टारगेट सेल्स फॉर नेक्स्ट ईयर, या नेक्स्ट पीरियड कह लीजिए, ईयर है या पीरियड है, व्हाटएवर द केस इज। सो बजटेड सेल्स, टारगेट सेल्स फॉर द नेक्स्ट पीरियड है। ब्रेक इवन सेल्स वो हैं जो हमें सेल्स कम से कम करनी है अगर हम लॉस से बचना चाहते हैं। तो ये डाटा में क्या बता रहा है कि अगले साल हम 15,000 यूनिट बेचने का इरादा कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। हमारी ब्रेक इवन सेल 10,000 है, लेकिन अगले साल हम 15,000 यूनिट बेचने का इरादा कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें लॉस से बचना है तो 10,000 तो कम से कम बेचनी है। ऐसा ही है, अगले साल 15,000 यूनिट बेचने का इरादा है, अगर लॉस से बचना है तो 10,000 कम से कम बेचनी है। इरादा कम से कम, तो इरादे में कितनी गलती की गुंजाइश है? दिस इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जब हम अपने इरादे में नाकाम भी हो जाएं तो हमारे पास 5,000 यूनिट्स की गलती की गुंजाइश है। हम अपने इरादे से 5,000 यूनिट्स पीछे भी रह जाएं तो भी नुकसान नहीं होगा हमें। ठीक है, इस पे तो यकीनन मुनाफा कमाएंगे हम, इस पे तो यकीनन हम मुनाफा कमाएंगे, क्योंकि ब्रेक इवन तो इधर होता है। ब्रेक इवन से ऊपर यूनिट बेचोगे तो मुनाफा ही है ना भाई, ब्रेक इवन से नीचे यूनिट बेचोगे तो नुकसान है।
ब्रेक इवन के बराबर यूनिट बेचोगे तो जीरो हो, ब्रेक इवन से ज्यादा यूनिट बेचोगे तो फायदा है, प्रॉफिट है। तो यहां पे तो यकीनन प्रॉफिट है, हमें जो हम इरादा किए बैठे हैं, हम प्रॉफिट कमाने का इरादा किए बैठे हैं। लेकिन 10,000 ब्रेक इवन मतलब हम अपने इरादे से 5,000 यूनिट्स कम भी बेच पाए, हम अपने टारगेट से 5,000 यूनिट कम भी बेच पाए तो नुकसान नहीं होता हमें। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 5,000 की गलती के बावजूद हम सेफ हैं। गलती की गुंजाइश कितनी है? 5,000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी से मुराद गलती की गुंजाइश कितनी है, अपने इरादे में नाकामी का मार्जिन कितना है, अगर हम नाकाम हो जाए तो कितना मार्जिन है। अच्छा जी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में भी कैलकुलेट किया जाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में भी कैलकुलेट किया जा सकता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में भी कैलकुलेट किया जाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में भी कैलकुलेट किया जा सकता है। रुपीज में मतलब आप इसका भी रेवेन्यू बना लो, आप इसका भी रेवेन्यू बना लो। प्राइस 50 रुपये है ना, तो ये बनती है जी आपकी 7,50,000, ये बनती है 5 लाख। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में आपका आ जाता है 2,50,000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में भी निकाला जा सकता है। अब ये एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है, आपसे वो किस तरह का डाटा मांगता है, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में भी कैलकुलेट किया जा सकता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में भी कैलकुलेट किया जा सकता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में भी कैलकुलेट किया जा सकता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में भी कैलकुलेट किया जा सकता है, और एज अ परसेंटेज ऑफ बजटेड सेल्स। तो आप 5,000 यूनिट्स ओवर 15,000 यूनिट्स करो, या आप 2,50,000 रुपए ओवर 7,50,000 रुपए करो, आंसर आपका सेम आएगा। और क्या है आंसर? 33.33%। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में भी कैलकुलेट किया जा सकता है, सिंपली बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में भी कैलकुलेट किया जा सकता है, सिंपली बजटेड रेवेन्यू माइनस ब्रेक इवन रेवेन्यू। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में भी लिया जा सकता है, परसेंटेज एज अ परसेंट ऑफ बजटेड सेल्स। बजटेड सेल का परसेंटेज लेना है तो यूनिट्स को लेकर परसेंटेज निकाल लो या रुपीज को लेकर परसेंटेज निकाल लो, एक ही बात है। तो ये 3 पॉसिबल कैलकुलेशन मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बनती हैं। तो ये हमने पार्ट सी परफॉर्म किया मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? 3 कैलकुलेशंस मार्जिन ऑफ सेफ्टी की, और परसेंटेज ऑफ बजटेड सेल ले रहे हैं तो उसमें फर्दर 2 आ जाती हैं। यूनिट्स में भी परसेंटेज निकाली जा सकती है, रुपीज में भी परसेंटेज निकाली जा सकती है। बोथ विल गिव द सेम आंसर। आप जिस मर्जी डाटा से निकाल लीजिए। हमें अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में मांगी गई है, हम ऐसे निकालें फुल मार्क्स, कोई फर्क नहीं। मैथड्स की आपको पता है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आंसर हमारे ठीक आने चाहिए। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? किसी फार्मूला की अंडरस्टैंडिंग में एक्सप्लेनेशन? तो मैंने कहा फार्मूला हमें याद भी रखने हैं और इनकी एप्लीकेशन की जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो भी हमारे पास होनी चाहिए। पार्ट डी, कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स रेशियो फॉर प्रोडक्ट जी। कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स रेशियो, इसको सीएस रेशियो भी कहा जाता है। कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स रेशियो को हम सीएस रेशियो भी कहते हैं। और ये नहायत ही आसान, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ओवर प्राइस पर यूनिट। हमारे केस में 10 रुपए ओवर 50 रुपए। आप इसको फ्रैक्शन में कोट करो 0.2, या आप इसको परसेंटेज में कोट करो 20%, दोनों तरह ठीक है। आपकी सीएस रेशियो आपको जी 0.2 है तो भी एक्सेप्टेबल है, आपको सीएस रेशियो मेरी 20% है तो भी ठीक है। सीएस रेशियो हमें क्या बता रही है? ये हमें बता रही है कि 1 रुपए के रेवेन्यू में हमारा कंट्रीब्यूशन कितने रुपए है। 1 रुपए के रेवेन्यू में हमारा कंट्रीब्यूशन 0.2 है। 1 रुपए के रेवेन्यू में हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है? 1 रुपए के रेवेन्यू में हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है? 0.2 सीएस रेशियो। आप 1 रुपए की सेल करोगे 0.2 कमाओगे, 10 रुपए की सेल करोगे 20 रुपए कमाओगे, 100 रुपए 10 रुपए की सेल पे 2 रुपए कमाओगे कंट्रीब्यूशन, 100 रुपए की सेल पे 20 रुपए कमाओगे। तो 0.2 हमें क्या बता रही है? हर 1 रुपए रेवेन्यू में हमारा 0.2 कंट्रीब्यूशन होता है। 1 रुपया रेवेन्यू में हम 20%, या इसका यहां पे 1 रुपया नहीं कहते, यहां पे कहते हैं रेवेन्यू में हमारा कंट्रीब्यूशन 20% होता है। रेवेन्यू में हमारा कंट्रीब्यूशन 20% होता है। सीएस रेशियो की एप्लीकेशंस भी कई आ जाती हैं, उनको हम अलग से डिस्कस कर लेते हैं। सीएस रेशियो की एप्लीकेशन की जब हम बात करें, अच्छा, सीएस रेशियो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और सेल प्राइस से भी निकलता है, और सीएस रेशियो टोटल कंट्रीब्यूशन और टोटल सेल से भी निकलता है। सीएस रेशियो दोनों फार्मूला से निकाला जा सकता है, टोटल कंट्रीब्यूशन और टोटल सेल से भी निकलेगा। उसका आंसर भी सेम ही आता है मैथमेटिकली,
टोटल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को टोटल कंट्रीब्यूशन में बनाना है तो ₹10 को यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे और इसी तरह प्राइस को ₹50 को यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यूनिट्स तो कॉमन है ना दोनों में, इसमें जुड़ जाना है। टोटल कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इंटू यूनिट सोल्ड। और रेवेन्यू क्या होता है? प्राइस इंटू यूनिट सोल्ड। तो यूनिट तो कॉमन है, वो कैंसिल हो जाएगा अल्टीमेटली, यूर लेफ्ट विद दिस थिंग। लेकिन अब हमने फार्मूला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ओवर प्राइस पर यूनिट यूज करना है या टोटल कंट्रीब्यूशन ओवर रेवेन्यू यूज करना है, दैट विल डिपेंड हमें एग्जाम में इंफॉर्मेशन क्या अवेलेबल है। अगर मैं क्वेश्चन में पर यूनिट डाटा अवेलेबल है, हम पर यूनिट डाटा से सीएस रेशियो निकाल सकते हैं। अगर मैं एग्जाम में क्वेश्चन में पीएनएल गिवन है, रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, पर यूनिट डाटा ही नहीं अवेलेबल, तो वहां से भी हम सीएस रेशियो निकाल सकते हैं। हम टोटल कंट्रीब्यूशन ओवर टोटल रेवेन्यू, यहां से भी हम ले सकते हैं सीएस रेशियो। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अगर हम सीएस रेशियो के इस्तेमाल की बात करें ना, तो सीएस रेशियो हमें टोटल कंट्रीब्यूशन अर्न करने का कैलकुलेट करने का एक और तरीका बताता है। टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने का दो तरीके आपने पहले सीखे हुए हैं। एक आपने तरीका सीखा हुआ टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर में हमने सीखा था। दूसरा तरीका हमने सीखा हुआ है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू यूनिट्स सोल्ड। दो तरीके हो गए। ये दोनों तरीके आपने मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर में सीखे हुए हैं। आप टोटल कंट्रीब्यूशन ऐसे भी निकाल सकते हो, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। यहां पे हमें एक तीसरा तरीका मिल रहा है, और वो तीसरा तरीका क्या है? टोटल रेवेन्यू इनटू सीएस रेशियो। ये तीसरा तरीका आ गया आपका टोटल कंट्रीब्यूशन अर्न करने का। क्योंकि कॉन्सेप्ट नहायत आसान है। 20% सीएस रेशियो का मतलब क्या है कि आपकी 100 रुपए के रेवेन्यू में 80 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट होती है, ऐसा ही है ना? 20% सीएस रेशियो का मतलब क्या है कि आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 10 रुपए है तो 50 रुपए रेवेन्यू है। आप इसको चलो इसी टर्म में देखो, 10 रुपए कंट्रीब्यूशन, 50 रुपए रेवेन्यू, मतलब 40 रुपए वेरिएबल कॉस्ट है। तो भाई 50 रुपए के रेवेन्यू में 40 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट होती है, ये आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ रहा है। जितने यूनिट्स बेचोगे कंट्रीब्यूशन भी बढ़ता जाएगा, जितने यूनिट्स बेचोगे उसी हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी और उसी हिसाब से कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा। तो अल्टीमेटली टोटल कंट्रीब्यूशन विल बी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू यूनिट सोल्ड। तो यहां से हमें पता लग रहा है कि 20% कंट्रीब्यूशन है, यहां से हमें पता लग रहा है कि 80% वेरिएबल कॉस्ट है। प्राइस के हम दो हिस्से कर रहे हैं ना। हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारी प्राइस 100 रुपया है और इसमें 40 रुपए वेरिएबल कॉस्ट है तो 10 रुपए कंट्रीब्यूशन है। इसका मतलब प्राइस के हम दो हिस्से कर दिए, एक वेरिएबल कॉस्ट, इस कंट्रीब्यूशन, और इन दोनों का टोटल 100% होता है। ऐसा ही है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू रेवेन्यू। इसी इक्वेशन का रीअरेंज करो ना भाई, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की इक्वेशन बनाओ तो प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ऐसे ही है। आप टोटल कंट्रीब्यूशन की इक्वेशन बनाओ तो रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यही आ जाए। इन्हीं को रीअरेंज करो, इसको रीअरेंज करो तो प्राइस इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, और इसको रीअरेंज करो तो आपका रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट, एंड ऑफ कोर्स दिस इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। सिर्फ चीजों को रटना नहीं है, कॉन्सेप्चुअल रिलेशनशिप हमें क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ब्रेक इवन के चैप्टर में यही कॉन्सेप्चुअल रिलेशनशिप प्ले ऑफ देखा जाएगा हमसे कि फार्मूले को घुमा से ऐसे भी अप्लाई किया आना चाहिए, हमें फार्मूले को ऐसे भी घुमाना पड़े तो हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब है तो बेसिक फार्मूला है, इसको ऐसे रीअरेंज करने में कोई दिक्कत है हमें? कोई इशू भाई, वही फार्मूला है, वही को हमने जरा समझ लिया। हमने यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट निकालें तो कंट्रीब्यूशन आता है। इसको दूसरी तरह देखने का मतलब क्या है, हम प्राइस के दो हिस्से समझते हैं। प्राइस के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा उसका वेरिएबल कॉस्ट होता है, वो निकाल दो तो दूसरा हिस्सा कंट्रीब्यूशन बच जाता है। प्राइस के दो हिस्से हैं, एक कंट्रीब्यूशन है, एक वेरिएबल कॉस्ट है। यही हिस्से जब यूनिट से मल्टीप्लाई होंगे, प्राइस को यूनिट से मल्टीप्लाई करो तो रेवेन्यू बन जाता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई करो तो टोटल कंट्रीब्यूशन बन जाता है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई करो यूनिट से तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बन जाता है। तो ये आप इक्वेशन ऐसे सीखो, ऐसे सीखो। तो मैंने यहां पे हम बात कर रहे थे कि हमने सीएस रेशियो क्या है, और सीएस रेशियो का एक यूज और हमने सीखा। ये सीएस रेशियो का फॉर्मूला, आप सीएस रेशियो को ऐसे कैलकुलेट कर लो, ऐसे कैलकुलेट कर लो, और फिर सीएस रेशियो की यूज के लिए हमने
ये एक फार्मूला सीखा कि अगर आपके पास CS रेशियो अवेलेबल है तो आप इन दो फार्मूलाज के अलावा एक तीसरा तरीका भी आपके पास आ जाता है टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, जब CS रेशियो को ही लेके हम चलते हैं पार्ट ई की तरफ। हमने CS रेशियो सीख ली, पार्ट डी की रिक्वायरमेंट थी है, हमने कर ली। अब हम पार्ट ई पे आते हैं। पार्ट डी डिस्कस किया, CS रेशियो का फार्मूला, उसकी इंप्लीकेशन। पार्ट ई, रिकैलकुलेट ब्रेक इवन एक्सप्रेस्ड इन रेवेन्यू टर्म। ब्रेक इवन रेवेन्यू में बताओ क्या है। तो ब्रेक इवन रेवेन्यू में निकालना हमारे लिए वैसे तो ऑलरेडी जो हमने चीजें सीख ली उनके बाइस कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट ई, ब्रेक इवन रेवेन्यू, तो एक सिंपल जो तरीका हमें पता है, हमारे पास ब्रेक इवन यूनिट्स पता है हमें, उनको प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो तो ब्रेक इवन रेवेन्यू आ जाएगा। ब्रेक इवन यूनिट्स हमने पार्ट ए में निकाले थे, कितने हैं? 10,000। प्राइस पर यूनिट कितनी है? 50। तो हमारा ब्रेक इवन रेवेन्यू आ गया 5 लाख। कोई इशू नहीं है। लेकिन एक और तरीका भी है। जब आपने CS रेशियो सीख ली तो ब्रेक इवन रेवेन्यू का एक और तरीका भी है, और वो है फिक्स कॉस्ट ओवर CS रेशियो। फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करो। फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करो तो क्या आता है? फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करो तो ब्रेक इवन यूनिट्स आते हैं। फिक्स कॉस्ट को CS रेशियो से डिवाइड करोगे तो आपका ब्रेक इवन रेवेन्यू आएगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तसल्ली से देखना ये फार्मूला बना कैसे होगा। आपको लगता है पता नहीं कहां से निकल के फार्मूला आ गया। फिक्स कॉस्ट की बात तो क्लियर है ना हमें कि फिक्स कॉस्ट का मतलब यहां पे कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड टू ब्रेक इवन। इस फार्मूला में फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है? कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड टू ब्रेक इवन। मैंने कल बोला था ना कि याद रखना, एट ब्रेक इवन फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। एट ब्रेक इवन फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। एट ब्रेक इवन फिक्स कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। अच्छा जी, तो यहां पे हमने कहा जी ये फिक्स कॉस्ट, ये फार्मूला बना कैसे है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। पुराना फार्मूला याद है? फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। याद है ये फार्मूला? ब्रेक इवन यूनिट्स का फार्मूला था ना। अगर मैं कहूं इसको मल्टीप्लाई कर दो प्राइस पर यूनिट, ब्रेक इवन रेवेन्यू बन गया। ये ब्रेक इवन यूनिट्स है। ब्रेक इवन यूनिट्स को प्राइस से मल्टीप्लाई करो, ब्रेक इवन रेवेन्यू बन गया। अब भाई मैथमेटिकली ये प्राइस पर यूनिट जो है कहां जाके फिट होती है? ऐसे ही ये प्राइस पर यूनिट मैथमेटिकली इधर फिट होती है ना। इधर डिवाइड जो चीज हो रही है नीचे डिनोमिनेटर में, ऊपर आके मल्टीप्लाई होती है। तो ये फार्मूला फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड विद प्राइस पर यूनिट, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ओवर प्राइस पर यूनिट क्या होता है? तो कोई नया फार्मूला नहीं सीख रहे हम। हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ब्रेक इवन यूनिट्स निकालने का फार्मूला सीखा हुआ है। ब्रेक इवन यूनिट्स इनटू प्राइस करो तो ब्रेक इवन रेवेन्यू बन जाता है। और यही फार्मूला ब्रेक इवन यूनिट्स इनटू प्राइस इस शेप में अरेंज होता है। फिक्स कॉस्ट ओवर CS रेशियो। दिस इज योर CS रेशियो। तो जनाब हमसे कहा गया है रिकैलकुलेट ब्रेक इवन रेवेन्यू। तो ब्रेक इवन रेवेन्यू अभी हम इस फार्मूले की मदद से निकालें। 1 लाख हमारी फिक्स कॉस्ट है और CS रेशियो हमने ऊपर कैलकुलेट की थी 0.2। तो लीजिए जी वही 5 लाख का ब्रेक इवन रेवेन्यू हम इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। हम ब्रेक इवन रेवेन्यू ऐसे निकालें, ब्रेक इवन रेवेन्यू ऐसे निकालें। एग्जाम में हमें कोई कैद नहीं है। उसने कहा ब्रेक इवन रेवेन्यू दो, मैं इस तरह निकाल सकता हूं, इस तरह दे दूं, इस तरह निकाल सकता हूं, इस तरह दे दूं। लेकिन हमें दोनों तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता एग्जाम में हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी। हमें इस तरह निकालना पड़ेगा या इस तरह निकालना पड़ेगा। हमें दोनों तरीके से निकालना आएगा तो ही एग्जाम में हम कामयाब होंगे। उसके लिए जरूरी है कि हमें कॉन्सेप्चुअल रिलेशनशिप वेरिएबल्स का पता हो। ये वेरिएबल के रिलेशनशिप में कॉन्सेप्चुअल आपसे बार बार क्यों डिस्कस कर रहा हूं कि सीवीपी एनालिसिस के क्वेश्चन में चैलेंज ही आना है। हमें रेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा सवाल मिलता है, सवाल घुमा हुआ होता है। हमें डिफरेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप्स की मदद से फार्मूला, स्ट्रेट फार्मूला को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है बात का। वो हम तभी कर पाएंगे जब हमारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। अगर हमने फार्मूला 6-7 फार्मूला रट लिए हैं तो एग्जाम क्वेश्चन हल होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 20-30% रहेगी। 20-30% चांस है कि हमें सवाल हम कर पाएंगे। 70% चांस है कि रटे के बेस पे हम फेल हो जाएंगे। जब तक हमें इन फार्मूलाज की लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हम इस टॉपिक में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। वैसे तो हर टॉपिक में मैं कहता हूं आपको लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, लेकिन डिसीजन मेकिंग के एरिया में, सीवीपी एनालिसिस के एरिया में इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। पार्ट F, calculate the revenue that must be generated to earn annual profit of 80, just like part B। उसने वहां पे कहा था कितने यूनिट बेचे 80,000 का मुनाफा कमाने के लिए। यहां पे कह रहा है कितना रेवेन्यू कमाए 80,000 का मुनाफा कमाने के लिए। तो जिस तरह मैंने पार्ट E को 2 तरीकों से किया है, पार्ट F को भी मैं 2 तरीकों से कर सकता हूं। रेवेन्यू टू अर्न
प्रॉफिट, टारगेट प्रॉफिट कह देते हैं जिसको हम। तो हमारे केस में हमने ऊपर पार्ट बी में ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है कि हमने अगर 80,000 का मुनाफा कमाना है तो कितने यूनिट्स बेचने हैं? 18,000। हमने पार्ट बी में कैलकुलेट किया था ये। हमने अगर 80,000 का मुनाफा कमाने हैं तो हमें 18,000 यूनिट्स बेचने हैं, ये कैलकुलेट किया था जी हमने। तो 18,000 यूनिट बेचने हैं 80,000 का मुनाफा कमाने के लिए, इसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, रेवेन्यू आ जाता है। तो एक तरीका तो यह है वो जवाब लेने का, लेकिन दूसरा तरीका इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड विद CS रेशियो। जैसे ब्रेक इवन का फॉर्मूला था ना, फिक्स्ड कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और टारगेट प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या बना था? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड विद प्राइस। वही कॉन्सेप्ट बना जो यहां पे हमने बनाया था। तो पुटिंग इन द वैल्यूज, फिक्स कॉस्ट 1 लाख, टारगेट प्रॉफिट 80,000, CS रेशो 0.2, तो जनाब हमारा रेवेन्यू बना 9 लाख। ये बेसिक फार्मूलाज जो हमारे यहां पे यूज होने हैं CVP एनालिसिस में, उन तमाम बेसिक फार्मूलाज को हमने इस इलस्ट्रेशन में 1 बाय 1 यूज किया विद डिस्कशन भी की इन फार्मूला की, और उनको यहां पे इस्तेमाल भी किया। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, अब हम मजीद कुछ इलस्ट्रेशंस देखेंगे जो इन फार्मूलाज की एप्लीकेशन है। इलस्ट्रेशन 2 आपकी होम असाइनमेंट है, विच इज जस्ट अ रेप्लिका ऑफ इलस्ट्रेशन 1। इलस्ट्रेशन का रेप्लिका है, रिपीट है तमाम फार्मूला की बेसिक एप्लीकेशन। हम इलस्ट्रेशन 3 ऑनवर्ड, जो मैंने कहा था थोड़ा सा बेसिक फार्मूलाज की दाएं बाएं होकर कुछ एप्लीकेशन हमें करने को कहा जा सकता है, तो सिंपल सिनेरियो से थोड़े से एडवांस सिनेरियोज को हम ग्रेजुअली मूव करेंगे। इलस्ट्रेशन 3 रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द पीरियड एज परसेंटेज ऑफ बजटेड सेल्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में चाहिए, उसने क्लियरली आपको कह दिया। अ कंपनी मेक्स अ सिंगल प्रोडक्ट दैट इट सेल्स एट 120 पर यूनिट, द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आर 540,000 फॉर द पीरियड एंड द कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो इज 50। बजटेड प्रोडक्शन एंड सेल्स फॉर द पीरियड इज 10,000। ये बजटेड सेल्स इन यूनिट्स आ गई। अच्छा जी, अब जरा तवज्जो से देखिएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज अ परसेंटेज ऑफ बजटेड सेल्स लेना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज अ परसेंटेज ऑफ बजटेड सेल्स लेने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन, दो फॉर्मूलाज अवेलेबल है। इलस्ट्रेशन नंबर 3, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज परसेंटेज लेने के लिए हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स को बजटेड सेल्स यूनिट से डिवाइड करें और परसेंटेज ले लें, या हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में बनाएं, उसको बजटेड सेल्स रुपीज से डिवाइड करें और 100 कर लें। ठीक है जी। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे आता है? यूनिट्स में आना हो या रुपीज में आना हो, हाउ डू वी कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है जी बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। यूनिट्स में बजटेड सेल्स माइनस यूनिट्स में ब्रेक इवन सेल करो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में आ रहा है। मार्जिन ऑफ ब्रेक बजटेड सेल्स रुपीज में लो, उसमें से लेस कर दो ब्रेक इवन सेल रुपीज में, तो आपका ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में आ जाता है। तो हम क्वेश्चन की तरफ चले तो हमारे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। जरा देखिएगा, मेरे पास बजटेड सेल्स इन यूनिट्स ऑलरेडी गिवन है। बजटेड सेल्स इन यूनिट्स ऑलरेडी गिवन है। अगर मैं ब्रेक इवन सेल्स ले आऊं तो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया। ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स में ले आऊं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी अल्टरनेटिवली अगर मैं बजटेड सेल्स यूनिट्स को प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूं तो बजटेड रेवेन्यू बन गया। और बजटेड रेवेन्यू के लिए मुझे ब्रेक इवन रेवेन्यू चाहिए,
तो ब्रेक इवन रेवेन्यू निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट मेरे पास है, CS रेशियो मेरे पास है, हम यहां से निकालें। हम 2-3 तरीके से सवाल कॉल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं फिलहाल एक आसान तरीका अडॉप्ट करता हूं जो बिल्कुल ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नजर आ रहा है। वो मुझे नजर आ रहा है कि हम इस फॉर्मूला के हिसाब से चलें। इस फॉर्मूला के हिसाब से जब चलते हैं तो मुझे बजटेड सेल रेवेन्यू निकालने में बड़ी आसानी है। बजटेड यूनिट्स अवेलेबल हैं और प्राइस पर यूनिट अवेलेबल है। ये बजटेड रेवेन्यू हो गया। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए मैं एक छोटी सी वर्किंग मान बनाता हूं। मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में निकालने का तरीका है बजटेड रेवेन्यू माइनस ब्रेक इवन रेवेन्यू। ऐसा ही है जी। बजटेड रेवेन्यू हमने ये कैलकुलेट किया ऊपर, दोबारा यहां पे कैलकुलेशन दिखा देते हैं, 10,000 इंटू 120। और ब्रेक इवन रेवेन्यू क्या होता है? ब्रेक इवन रेवेन्यू फॉर्मूला नंबर CS रेशो वाला, ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू पेज 51 की टॉप पे दूसरा फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट ओवर CS रेशो। तो फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी? 540,000 और CS रेशो कितनी है? 50%। इसको 0.5 हम फॉर्मूला में फीड करते हैं। तो जनाब आपका 12 लाख बजटेड रेवेन्यू है और ब्रेक इवन रेवेन्यू 10,80,000 आ रहा है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 1,20,000 आ रहा है। तो जनाब यहां से 1,20,000 लीजिए, इसको भी मैं डायरेक्ट 12 लाख फीड कर देता हूं। ये भी हमने वर्किंग वन से उठा लिया। तो जनाब हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आया? 10%। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमने यहां पे रुपीज में डाटा लेके निकाला। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज ओवर बजटेड सेल्स इन रुपीज। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमेशा एज अ परसेंटेज ऑफ बजटेड सेल्स कैलकुलेट किया जाता है। यहां पे उसने रिक्वायरमेंट में लिख दिया, ना भाई लिखे तो अंडरस्टूड है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज अ परसेंटेज ऑफ बजटेड सेल लिया जाता है जी। कोई दिक्कत किसी कैलकुलेशन में? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 10%। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में 1,20,000 है, विच इज बजटेड रेवेन्यू माइनस ब्रेक इवन रेवेन्यू। ब्रेक इवन रेवेन्यू कैसे निकाला? फिक्स्ड कॉस्ट ओवर CS रेशो। पेज 381 की टॉप पे सेकंड फॉर्मूला है ब्रेक इवन रेवेन्यू का। हमें क्वेश्चन में CS रेशो अवेलेबल थी। CS रेशो के इस्तेमाल से हम ब्रेक इवन रेवेन्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमने ब्रेक इवन रेवेन्यू निकाला और बजटेड रेवेन्यू माइनस ब्रेक इवन रेवेन्यू किया, हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में आ गए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज को हमने यहाँ पे एज परसेंटेज ऑफ बजटेड से ले लिया, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज आ गया। एनी क्वेश्चन? ग्रेजुअली हम स्टेट केसेस से थोड़ा सा ट्विस्टेड केसेस की तरफ मूव करेंगे ताकि आपको एग्जामिनर क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी बिल्डअप आपका स्टार्ट हो। इलस्ट्रेशन नंबर 4। A company makes and sells single product. The following data relates to current year's budget. Current year budget से relate करता है डाटा। Sales and production 13,000, variable cost per unit 30 रुपए, fixed cost per unit मतलब यह है OAR। Fixed cost per unit जब भी दी जाएगी OAR होता है 40। CS ratio 60%. Selling price next year will be 10% higher than the price in the current year budget, and the variable cost per unit will be 6% higher than in the current year budget. अच्छा, ये करंट ईयर का बजट है। जरा देखें करंट ईयर से मुराद क्या होती है, ये भी जरा अंग्रेजी समझ लीजिए। करंट ईयर से मुराद होती है जो साल गुजर चुका है या जो साल खत्म होने वाला है। करंट ईयर से मुराद जो साल गुजर चुका है, जो साल या खत्म हो चुका है या खत्म होने वाला है। तो ये उस साल का बजट है जो तकरीबन गुजर चुका है, ये उस साल का बजट है। और फिर वो कह रहा है अगले साल क्या होने वाला है। अगले साल आपकी प्राइस 10% ज्यादा होगी करंट ईयर बजट से। अगले साल आपकी वेरिएबल कॉस्ट 6% ज्यादा होगी करंट ईयर बजट से। और बजटेड फिक्स कॉस्ट नेक्स्ट ईयर विल बी 20% हायर देन द बजटेड फिक्स कॉस्ट इन द करंट ईयर। अगले साल की फिक्स कॉस्ट आपकी 20% ज्यादा होगी करंट बजट से। रिक्वायरमेंट क्या है? फॉर द करंट ईयर, पहले करंट ईयर के लिए कैलकुलेट करो। क्या? बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड बजटेड प्रॉफिट। करंट ईयर जो गुजर चुका है उसके लिए कैलकुलेट करो बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड बजटेड प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आता है, कैसे आता है जी? यहां पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है प्राइस माइनस वेरिएबल। क्या यहां पे प्राइस अवेलेबल है? वेरिएबल कॉस्ट है बट प्राइस अवेलेबल नहीं है। अब यहां से वो ट्विस्ट शुरू हो रहे हैं जी आहिस्ता आहिस्ता। बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता है
बट वो बेसिक कॉन्सेप्ट इतनी आसानी से यहाँ अप्लाई नहीं होने जा रहा। हम करंट ईयर की बात कर रहे हैं। जब हम करंट ईयर की बात कर रहे हैं तो दिस इज द डाटा दैट वी हैव टू कंसिडर। ये करंट ईयर बजट का डाटा है, ठीक है जी। हमें कहा गया इस डाटा में से सबसे पहले बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालो। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे आपके साथी ने बोला, A1 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब इस क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट तो हमें गिवन है 40 रुपीज, लेकिन 30 रुपीज हमें कंट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये बेसिक फार्मूला यहां पे शायद अप्लाई नहीं होने वाला। फिर थोड़ी सी नजर क्वेश्चन पे थोड़ा और डालें हम, तो हमें एक फार्मूला नजर आता है CS रेशो का। एक वैल्यू नजर आ रही है CS रेशो की। CS रेशो का फार्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ओवर प्राइस। अच्छा, अगर हम इस फार्मूला पे नजर दौड़ाएं और फिर मजीद इसको आगे लेकर चलें, कंट्रीब्यूशन ये फार्मूला हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। CS रेशो इज इक्वल टू प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट ओवर प्राइस। ऐसा ही है, एक ही बात है ना। अब इस फार्मूला में हमें CS रेशो गिवन है, ऐसा ही है, हमें वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, ऐसा ही है। क्या इस फार्मूला से हम प्राइस निकाल पाएंगे? और अगर प्राइस निकाल लें तो फिर इस फार्मूला से कंट्रीब्यूशन भी तो निकल आएगा। मैंने कहा जी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फार्मूला तो ये है, लेकिन इस फार्मूला में मुझे प्राइस नहीं नजर आ रही। इसका मतलब ये फार्मूला भी बेकार है। आगे गया मुझे ये फार्मूला नजर आया। इस फार्मूला को मैंने जब समझा तो मुझे लगा कि भाई इस फार्मूला से मैं प्राइस निकाल सकता हूं। इसके अलावा भी तरीके हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के, इसके अलावा भी तरीके हैं, बट फिलहाल मैंने एक लॉजिकल जो मुझे समझ आई चीज में उसके हिसाब से चला। वैल्यू स्वीट कीजिए। इसमें अगर हम वैल्यू स्वीट करते हैं तो CS रेशियो 0.6 है, प्राइस हमने डिटरमिन करनी है, वेरिएबल कॉस्ट 30 है। लीजिए जी, सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर प्राइस। जी, प्राइस इज 75। तो प्राइस अगर मैं कहता हूं मैंने वर्किंग वन से प्राइस निकाल ली है, तो प्राइस मैंने 75 वर्किंग वन से निकाली, माइनस वेरिएबल कॉस्ट 30 है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 45। अल्टरनेटिवली आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू प्राइस पर यूनिट इनटू CS रेशियो। ये भी तरीका है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करने का। प्राइस 75 है इनटू CS रेशियो 60% है, 45। जिस तरह रेवेन्यू को CS रेशियो से मल्टीप्लाई करें तो टोटल कंट्रीब्यूशन आता है ना, प्राइस को CS रेशियो से मल्टीप्लाई करें तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाता है। क्योंकि CS रेशियो क्या है? कंट्रीब्यूशन अर्न पर रुपी ऑफ सेल। 1 रुपए की सेल पे कितना कंट्रीब्यूशन कमाते हैं? 60% या 0.6। तो 75 रुपए की सेल पे कितना कंट्रीब्यूशन कमाया जाएगा? 45। तो आप इस तरीके से भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ले सकते हो, ऐसे भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ले सकते हो। जी, पार्ट ए हमसे कहा गया जी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बनाओ, तो ये जी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया 45, पार्ट ए का आंसर। करंट ईयर के लिए हमने कैलकुलेट किया। पार्ट 2 है करंट ईयर का बजटेड प्रॉफिट बनाओ, A2। तो बजटेड प्रॉफिट हमारे इस केस में रहेगा बजटेड कंट्रीब्यूशन माइनस बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट। बजटेड कंट्रीब्यूशन कहां से आएगा? बजटेड सेल्स इनटू, चलो मैं इसको थोड़ा एक जुमला लिखता हूं। बजटेड कंट्रीब्यूशन आएगा आपका बजटेड सेल्स इन यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। और बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट कैसे आएगी आपकी? इस केस में बजटेड
प्रोडक्शन माइनस फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट। एग्रीड? यही कैलकुलेशन है ना हमारी, यही कॉन्सेप्ट हमने सीखे में पहले, कोई नई बात यहां पे नहीं आई। बजटेड कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा? बजटेड सेल्स इन यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और बजटेड फिक्स कॉस्ट कैसे आएगी? बजटेड प्रोडक्शन इनटू फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट। पुटिंग इन द वैल्यूज, बजटेड सेल्स यूनिट्स क्वेश्चन में गिवन है 13,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने पार्ट 1 में निकाल लिया 45, बजटेड प्रोडक्शन उसने कहा जी सेल्स और प्रोडक्शन बराबर है इस केस में 13,000 इनटू फिक्स्ड ओआईआर क्वेश्चन में गिवन है 40। तो बताइए यहां से प्रॉफिट कितना आया आपका? जी 65,000 बजटेड प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर 65,000। जी किसी कैलकुलेशन पे कोई गाइडेंस चाहिए पूछिए। मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत प्रॉफिट की कैलकुलेशन क्या होती है? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। बजटेड प्रॉफिट बनाना है तो बजटेड कंट्रीब्यूशन माइनस बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट। और बजटेड कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा? बजटेड सेल्स इनटू बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हमने कितना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कमाने का प्लान किया था, कितने यूनिट बेचने का इरादा किया था, इसका मतलब हमने कितना कंट्रीब्यूशन कमाने का इरादा किया था। और ये इक्वेशन तो हम ओवरहेड के चैप्टर से इस्तेमाल करते आ रहे हैं कि बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू बजटेड प्रोडक्शन इनटू फिक्स्ड ओआईआर। और आपको बताया गया था ये इक्वेशन कहां से निकली हुई है? ओआईआर के फार्मूले से। ओआईआर का फार्मूला क्या होता है? बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट ओवर बजटेड प्रोडक्शन। ओआईआर का फार्मूला होता है बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड विद बजटेड प्रोडक्शन। तो वही बजटेड प्रोडक्शन को आप ओआईआर से मल्टीप्लाई करो तो वापस फिक्स्ड कॉस्ट आ जाती है। ये चैप्टर जो ओवरहेड का था वहां से ये फार्मूला मैंने आपको बताया था और हम रिपीटेडली इसको यूज करते आए हैं। जी पार्ट ए, करंट ईयर के लिए बजटेड कंट्रीब्यूशन बताओ, करंट ईयर के लिए बजटेड प्रॉफिट बताओ। कंट्रीब्यूशन भी हमने कैलकुलेट किया करंट ईयर का 45 रुपीज पर यूनिट और प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लिया 65। अब हम पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं। पार्ट बी में वो कहता है फॉर द नेक्स्ट ईयर कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स that will have to be sold in order to achieve total profit that is equal to the budgeted profit in the current year। अगले साल कितने यूनिट्स बेचें कि हमारा टोटल प्रॉफिट करंट ईयर के बजटेड प्रॉफिट के बराबर हो। मतलब उसने हमें टारगेट प्रॉफिट दे दिया अगले साल का। अगले साल का टारगेट प्रॉफिट कितना है? करंट ईयर के बजटेड प्रॉफिट के बराबर, मतलब 65,000। अगले साल 65,000 मुनाफा कमाना है आपने, तो उसके लिए कितने यूनिट्स बेचने हैं? ठीक हो गया। और अगले साल की जब बात करेंगे तो अगले साल के लिए यह डाटा उसने मजीद दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले टारगेट मुनाफा कमाने के लिए यूनिट्स डिटरमिन करना, इसका फार्मूला अपने सामने लेके आते हैं। हमने पिछले फार्मूला जो सीखे थे उसमें हमने सीखा था यूनिट्स सेल यूनिट्स टू अर्न टारगेट प्रॉफिट। फार्मूला इसका है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड विद कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा जी, फार्मूला में वैल्यू फीड करते हैं। टारगेट प्रॉफिट उसने कहा वही जो पिछले साल था, मतलब 65,000। फिक्स्ड कॉस्ट पैरा में आइए जो जरा उसने रिक्वायरमेंट के ऊपर दिया हुआ है। उसने कहा अगले साल की फिक्स्ड कॉस्ट करंट ईयर बजट से 20% ज्यादा होंगी। करंट ईयर बजट फिक्स्ड कॉस्ट कितनी पड़ी हुई है? ये करंट ईयर बजट फिक्स्ड कॉस्ट पड़ी हुई है भाई। तो 13,000 मैं दोबारा लिख देता हूं, यहाँ पे वैल्यूज क्योंकि हमने नहीं डिटरमिन की थी। या चले बल्कि एक काम करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज लिख देते हैं हम नीचे एक स्टेप में। यहाँ पे ये 5,20,000 बनी और ये 5,85,000 था, यहां से प्रॉफिट आया था। तो जनाब पिछले साल थी फिक्स कॉस्ट 5,20,000, अगले साल इससे सेम होनी है या ज्यादा होनी है? 20 से ज्यादा। लीजिए जी, अगले साल की फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट मुनाफा अगले साल का डिवाइडेड विद कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होता है? प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन अब अगले साल की प्राइस, तो करंट ईयर प्राइस तुमने निकाली थी, करंट ईयर प्राइस थी 75, तो अगले साल भी प्राइस सेम होगी? आंसर इज नो, 10% ज्यादा होगी। तो जनाब 75 इंटू 1.1 ये अगले साल की प्राइस आ गई, माइनस वेरिएबल कॉस्ट। करंट ईयर की वेरिएबल कॉस्ट हमें पता है 30, अगले साल क्या सेम होगी? आंसर इज नो, अगले साल 6% ज्यादा होगी वेरिएबल कॉस्ट। तो जनाब 30 इंटू 1.06। लीजिए जी, सवाल कंप्लीट हो गया।
अगले साल की फिक्स कॉस्ट, क्योंकि अगले साल का हमें यूनिट्स निकालने हैं ना, तो अगले साल की फिक्स कॉस्ट प्लस अगले साल का टारगेट मुनाफा डिवाइड विद अगले साल की प्राइस माइनस अगले साल की वेरिएबल कॉस्ट मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो जनाब क्या बना यहां से टारगेट सेल्स 13590 यूनिट्स। हमें 13,590 यूनिट बेचने हैं अगले साल। अगर हम सेम मुनाफा कमाना चाहते हैं जो कि हमने करंट ईयर में बजट किया था, करंट ईयर बजट था 65,000 मुनाफा, अगर अगले साल भी सेम मुनाफा कमाना चाहते हैं तो 13,590 यूनिट बेचने पड़ेंगे। इस साल हमने ये मुनाफा कमाया था 13,000 यूनिट्स बेच के, 13,000 थे ना बजट यूनिट्स, 13,000 यूनिट्स पे हमने 65,000 कमाया था। लेकिन अगले साल फिक्स कॉस्ट भी बढ़ी है, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ी है, तो प्राइस भी बदलनी है, लेकिन इन सब चेंजेस के बाद हमें सेम मुनाफा कमाने के लिए इतने यूनिट बेचने पड़ेंगे। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा, ये आज के लिए इतना ही। कल मजीद अपनी इलस्ट्रेशन पे डिस्कशन जारी रखेंगे। जिस तरह फार्मूला, बेसिक फार्मूलाज की एप्लीकेशन हम सीख रहे हैं और थोड़ा सा दाएं बाएं चीजें घूम के आ रही हैं, इस तरह ये काम चलता रहेगा। इलस्ट्रेशन 2 फिलहाल आपकी होम असाइनमेंट है। जो इलस्ट्रेशन हमने की इनको रीडू करना, इलस्ट्रेशन 2 जो हमने अटेम्प्ट नहीं की उनको अटेम्प्ट करना आपकी होम असाइनमेंट रहेगी। हमने इलस्ट्रेशन 4 पे आज की अपनी डिस्कशन क्लोज की है। इंशाल्लाह कल हम यहाँ से आगे चलेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।